हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि ये अभी ज्वलनशील मुद्दों में भी रहा है। टॉपिक का नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, और ये अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आता है। तो इसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्पस से। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। और ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक सारा डिटेल करेंगे। परिचय जानेंगे, नागरिकता के सिद्धांत समझेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 को जानने की कोशिश करेंगे। अर्जन, अर्जन का मतलब कैसे प्राप्त करना है। निरसन यानी कि कैसे त्यागनी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 और सीएए 2019 तक के जितने भी संशोधन हुए हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं उन पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न देखेंगे और एक मॉडल आंसर भी तैयार करेंगे। तो ये हमारी क्लास में रहने वाला है। जो भी यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप बने रहिए और पूरा क्लास को देखिए और नोट्स बना लीजिए। अगर इससे बाहर नागरिकता से कोई प्रश्न आ जाए तो जब आ जाए उस समय कमेंट में लिख के जाइए कि मास्टर आपने जो पढ़ाया था उससे हमारा पेपर बाहर गया है। ऐसा कभी होगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं। आप ट्रस्ट रखिए और डिटेल में इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बोरिंग है, आसानी से समझ में आता नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नागरिकता, यानी कि नागरिक किसे कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से संबंधित है और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, उसे नागरिक कहा जाता है। ये डेफिनेशन कहाँ काम में आती है, जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं तो उस समय ये डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं, ये आप प्रीलिम्स का टॉपिक है। नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं और किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। अब समझते हैं नागरिकता। नागरिकता की अवधारणा किसी व्यक्ति के अपने संप्रभु राज्य के साथ संबंध को परिभाषित करती है। इसमें दो श्रेणी शामिल होती हैं, एक भारत के नागरिक यानी कि नागरिक जो देशी नागरिक, और एक विदेशी नागरिक जो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये दो तरह की अवधारणाएं होती हैं। नागरिकता के सिद्धांत की बात करें तो ये जन्मभूमि नियम है। किस तरह से नागरिक बनते हैं, तो सबसे पहला नियम है जन्मभूमि नियम। इसका तात्पर्य है मिट्टी का अधिकार, यानी कि जन्मभूमि का अधिकार। यह शब्द लैटिन से लिया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति उस राष्ट्र में जन्म लेकर नागरिक का दर्जा प्राप्त करता है। दूसरा जो नियम है वह है रक्त संबंध द्वारा नागरिकता। तो पहला नियम क्या था, जन्मभूमि नियम, और दूसरा नियम है रक्त संबंध द्वारा नागरिकता। इसका अर्थ है रक्त संबंधों का अधिकार। रक्त संबंधों का अधिकार मतलब जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, आपकी दादी जी, इस तरह से जो ब्लड रिलेशन होता है उससे संबंधित रहता है। अब तीसरा जो है वह है संवैधानिक अभिविन्यास, मतलब संविधान के द्वारा। तो भारत के संविधान के भाग 2 में, इसमें भाग 2 में संविधान के प्रारंभ के दौरान भारत में नागरिकों की स्थिति का सीमांकन करने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 5 और 11 भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा को शामिल करता है। भाग 2 को संविधान पर हस्ताक्षर करने की तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। अब ये समझ लीजिए, जितना मैंने ये ब्लू किया है आप इसको नोट्स में एक लाइन में लिख लीजिए। नागरिकता के मामले पर नियंत्रण भारत की संसद का है। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यह 7वीं अनुसूची में निहित संघ सूची का
विषय है। प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए। नागरिकता पर किसका अधिकार है? संसद का। ये किस सूची में है? 7वीं अनुसूची में। और इस पर किसका अधिकार है? संघ सूची का ये विषय है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की। तो सबसे पहले समझेंगे अनुच्छेद 5 यानी कि आर्टिकल 5। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो व्यक्ति भारत के निवासी और जन्मे थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। निम्नलिखित को भी नागरिकता प्रदान की गई। ऐसे लोग जो भारत में रहते थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके माता पिता में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ हो, या तो दोनों पैदा हुए हों या दोनों में से कोई एक भी पैदा हुआ हो, उसको भी भारत की नागरिकता दी गई थी अनुच्छेद 5 के द्वारा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, मतलब ठीक पहले, मान लीजिए कि जैसे अभी 2025 का दिसंबर चल रहा है, यानी कि अभी जनवरी आने वाली है, तो इससे 5 साल पहले 2019 से लेके और अब तक रहा हो, 5 साल पहले तक रहा हो। आर्टिकल 5 क्लियर है। अब समझते हैं आर्टिकल 6। पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। तो पाकिस्तान से कब आए? जब देश का बंटवारा हो गया था। उसके बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको आर्टिकल 6 के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई थी। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिक का दर्जा प्रदान करता है जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया था, उसे भारत का नागरिक मान लिया गया, क्योंकि हमारे देश का जो बंटवारा था वो 1947 में हुआ। और उससे उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 1949 से पहले जब आया था, यानी कि 48 में आया हो या 49 में भी आया हो, लेकिन 19 जुलाई से पहले, यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए थी। यानी कि इन दोनों में से, इन दोनों शर्तों में दोनों बात कंप्लीट होनी चाहिए थी। या तो वो 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया हो, या फिर उसके यदि आया हो वो ठीक है, और उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ये दोनों बातें होनी चाहिए, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया गया। उपयुक्त स्थिति के बाद पाकिस्तान में भारत आने वाले लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो पंजीकरण के द्वारा आर्टिकल 6 के थ्रू नागरिकता दी गई थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिक माना जाएगा। तो उनको किसके द्वारा? पुनर्वास परमिट। ठीक है, पुनर्वास क्यों? क्योंकि वो पहले चले गए थे, फिर 1 मार्च 1947 के बाद भारत आ गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की, अनुच्छेद 8। भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद को भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। तो अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 दोनों बात क्लियर होगी। आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 9, 10 और 11 की। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि उस व्यक्ति की नागरिकता पर रोक लगाकर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा पुष्ट करता है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा है। जिसने अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी नागरिकता को भारत सरकार रोक देती है, वो नागरिक नहीं माना जाता। ये किस बात आर्टिकल में है? आर्टिकल 9 में। बात करते हैं आर्टिकल 10 की। यह पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने एक भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है
वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। अब आर्टिकल 11 की बात करते हैं। यह अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसको स्टार लगा लीजिए, प्रीलिम्स का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो नागरिकता पर अधिकार या कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का, भारत की संसद का। आर्टिकल 11 तक है। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए सीधा सीधा भाषा में आपको बता दिया गया है। कोई भी इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की जो आपको घुमा दे। सीधा सीधा आप 5 से लेकर 11 तक इनको पढ़ लीजिए और छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अब बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। आपको क्या बात इसमें याद रखनी चाहिए? सबसे पहले बात याद ये रखना है कि 1955 का अधिनियम क्रमांक 57 के द्वारा ये हुआ था और 30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित किया गया। क्या? नागरिकता अधिनियम 1955 को। यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण निर्धारण के लिए कानून को संरेखित करता है और इसे 19 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की बात होती है तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि इसमें 19 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं और दूसरी बात ये कि ये अधिग्रहण और निर्धारण के लिए कानून को संरेखित करता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नागरिकता का अर्जन, यानी कि आप नागरिकता किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप अगर बोर हो रहे तो आप थोड़ा सा नोट्स बनाते चलिए साथ में। जन्म से नागरिकता, ये किस धारा में है? ये है धारा 3। ठीक है। अब जन्म से नागरिकता कैसे? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। इस अवधि में माता पिता की नागरिकता अप्रासंगिक है। मतलब अप्रासंगिक का मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे भारत के नागरिक हों या ना हो। यहाँ तक की क्लियर है। अब बात करते हैं वंशानुगत नागरिकता धारा 4 की। 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो और 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को नागरिकता मिलेगी यदि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अब मुझे मालूम है आप बोर हो रहे होंगे इस टॉपिक में, पर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप बने रहिए। थोड़ा सा और है, फिर PYQ लगाएंगे इसके। अब पंजीकरण के द्वारा देखो किसके द्वारा नागरिकता मिलती है? एक जन्म से नागरिकता, एक वंशानुगत नागरिकता, तीसरी है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, फिर देशीयकरण के द्वारा नागरिकता और क्षेत्रों को भारत क्षेत्र में शामिल करके करने के बाद नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या है? ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो, यानी कि वो 7 साल से भारत में रह रहा हो तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो। ये की पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। देशीकरण द्वारा धारा 6 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये देशीकरण के द्वारा है। दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है, लेकिन ऐसे देशों से नहीं होना चाहिए जो प्राकृतिक या प्रकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करते। जो व्यक्ति इस तरह के देश से है जिस देश के लोग भारत के लोगों को नागरिकता नहीं देते हैं, तो उस देश के लोगों को भी भारत नागरिकता नहीं देता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित कम से कम एक भाषा से परिचित होना चाहिए।
यानी कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा एटलीस्ट उसको आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल करके कैसे नागरिकता मिलती है। जैसे यदि भारत किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला लेता है तो वहाँ के सारे नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। जैसे गोवा और दमन को, दीव को नागरिकता आदेश 1962 के तहत भारत का नागरिक बन गया माना जाता है, क्योंकि जैसे किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया तो उसके बाद में कोई आवश्यकता नहीं है कि सबको अलग से कोई पंजीकरण करना पड़े, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले सारे व्यक्ति भारत में ही शामिल हो गए तो वो भारत के नागरिक मान लिए जाते हैं। अब समझते हैं नागरिकता का निरसन। निरसन का मतलब होता है त्याग देना, किस तरह से आप भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। त्याग, धारा 8, जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत से जाके यूएस की नागरिकता ले ले या यूके की नागरिकता ले ले या किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक स्वतः ही नहीं रहता है, उसकी नागरिकता को कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी समाप्ति धारा 9 में है, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर देती है। अब बात करते हैं वंचना के द्वारा भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति है, और ये शक्ति कहाँ से मिलती है? संसद से। यदि वह पंजीकरण, देशीकरण या अनुच्छेद 5 खंड सी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। उक्त अनुच्छेद भारत में अधिवास के लिए प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है और जो संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण संशोधनों की जो नागरिकता से संबंधित थे। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, भारत के प्रवासी नागरिक यानी कि ओसीआई कार्ड वाले, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये 2019 वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चर्चा में है, और जो चीज़ चर्चा में रहती है आयोग की वो फेवरेट हो जाती है। तो हम यही वाला कंप्लीट करेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम द्वारा यानी कि CAA, इसको क्या कहते हैं? CAA, इस तरह से, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा प्राथमिक संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2/1B में एक परंतुक जोड़ना था। परंतुक का मतलब एक और पॉइंट जोड़ दिया। इस परंतुक में कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। किसको नहीं माना जाएगा? जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो तो उसको जो है अवैध नहीं माना जाएगा। पहला, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात है, तो इसमें किसको शामिल नहीं रखा गया है? मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं रखा गया है। और उनके केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश के अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड सी के तहत या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों या इसके तहत बनाया गया कोई नियम आदेश के तहत आवेदन से छूट दी गई है। ये बात है नागरिकता संशोधन अधिनियम की, जो आपको याद रखनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए अक्सर कर यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा वो डीप नहीं जाते हैं। तो आपको ये CAA 2019 के कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब समझ लेते हैं प्रीलिम्स के PYQ आधारित MCQ, जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं उन पे बने कुछ प्रश्नों के बारे में।
जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। इसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका साथ नहीं हो पाएगा तो हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी का कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी संस्थान जो हैं 20,000 से लेके और 80,000 तक का पैकेज देते हैं कि आपको यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, साथ में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और यहाँ हम आपको 0 फीस में ये सारा कुछ करा रहे हैं, इसके कोई फीस नहीं है। अभी हम सी सेट का भी सिलेबस लेके आएंगे और बाकी की सब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे, तो इसलिए आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास की फीस में एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान में नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? तो अभी हमने बताया था किस सूची में आता है, संघ सूची में आता है, पढ़ा था ना हमने। तो प्रीलिम्स में ये पूछा गया है, इसलिए ये PYQ का ही प्रश्न है, आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भाग 2। अब क्वेश्चन 3 है, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? एकल नागरिकता से, दोहरी नागरिकता से, संसद की नागरिकता संबंधी शक्तियों से, या विदेशी अधिकार से? तो ये संसद की नागरिकता संबंधी अधिकार से संबंधित है, संसद की नागरिकता संबंधी अधिकार या शक्तियों से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितनी धाराएं हैं? 15, 18, 19 या 22? तो सही आंसर होगा इसका 19 धाराएं हैं। इसमें कितनी धाराएं हैं? 19 धाराएं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्न में से कौन सा सिद्धांत भारतीय नागरिकता का मूल आधार रहा है? जस सैंग्विन्स, जस सोली, दोहरी नागरिकता, नस्लीय नागरिकता? तो जस सोली इसका रहा है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 150 शब्दों में इन प्रश्नों के आंसर लिखने की कोशिश करनी है। और आंसर लिख के या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे अपना आंसर पोस्ट कर दीजिए। तो वहाँ हम आपके आंसर का मूल्यांकन करके आपको बता देंगे कि और आपको इसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में निहित नागरिकता संबंधी प्रावधानों का संक्षेप में विवेचन कीजिए। सॉरी। प्रश्न संख्या 2 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि CAA के प्रमुख प्रावधानों तथा इसके संवैधानिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 है, भारत में नागरिकता अर्जन और निरसन की प्रक्रिया को नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने ये 3 प्रश्न कर लिए तो मेंस का नागरिकता से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आ जाए, आप सारे प्रश्न को हैंडल कर ले जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब एक जो है मॉडल आंसर की बात कर लेते हैं। प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के प्रमुख प्रावधान एवं महत्व का विवेचन कीजिए। 150 शब्दों में ये मॉडल आंसर लिखा गया है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि उसका बॉडी कैसे होगा, कैसे शुरुआत करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। तो किसका संशोधन है? 1955 का संशोधन है। इस अधिनियम द्वारा धारा 2 ब्रैकेट में 1B में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें अवैध प्रवासी
नहीं माना जाएगा। इस तरह से आपके आंसर की शुरुआत होनी चाहिए। अब आगे समझते हैं। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। अधिनियम का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर संरक्षण प्रदान करना है। अब आपको समझना चाहिए इसका। हालांकि इस अधिनियम की आलोचना इसके धर्म आधारित वर्गीकरण को लेकर की गई है, परंतु सरकार का तर्क है कि यह अनुच्छेद 14 के तहत अंतर्गत युक्ति युक्त वर्गीकरण पर आधारित है। इस प्रकार CAA भारत की नागरिकता नीति में एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद कदम है। तो ये आपका मेंस का मॉडल आंसर था। आपका नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको एक बार में ये क्लास क्लियर नहीं हो तो 1 से 2 बार क्लास देख लीजिए और इसके ना नोट्स बना लीजिए आप अपनी भाषा में, और नोट्स बना के इसको तैयार कर लीजिए। आपका प्रीलिम्स में 1 और मेंस के लिए 10 नंबर, यानी कि टोटल 11 नंबर का ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका कंप्लीट यूपी PCS के लिए इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है। आप अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके ये सीरीज़ का नाम है, वहाँ से देख लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जाने से पहले फिर एक वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।